बशर अल असद जो सरकार चलाते थे वो बेसिकली एक समाजवादी सरकार मानी जाती थी, क्योंकि उसके बीज पड़े हैं बाथ पार्टी में। उनके पिता बाथ पार्टी के नेता थे। ये वही बाथ पार्टी है जिसके बहुत सारे नेता मिडल ईस्ट के बहुत सारे देशों में राष्ट्राध्यक्ष बने क्रांतियों के बाद, है ना। फिर कब वो तानाशाह हो गए किसी को पता नहीं चला, क्योंकि कुछ लोग मानते भी नहीं। और फिर उनके पतन हो, और आज उनमें से ज़्यादातर देशों में गृह युद्ध की स्थिति है। कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट उसके बाद कभी आई नहीं, अमेरिका के या आप कहिए कि वेस्ट के वादे के बावजूद। अब सीरिया भी उसी स्थिति में पहुंच गया है। भले ही वो जैसा भी देश रहा हो पिछले कुछ दशक में, मगर उसका एक राष्ट्रपति था, हुँ। कम से कम एक प्रतिनिधि था जो उठता बैठता था। अब स्थिति ये है कि सरकार कब बनेगी, कैसी बनेगी, वो सरकार जैसी होगी भी या नहीं पता नहीं। एक रहस्य बना हुआ तालिबान जैसा, कि तालिबान सरकार तो है, लेकिन अब वो कैसे चल रही है, कैसे चुने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पॉलिसी हो जाएगी, पता नहीं। इनफैक्ट हम्म। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको कहूँ बशर अल-असद के पिताजी के बारे में। हम्म। और जो आपने बाथ पार्टी और अरब नेशनलिज़्म वाली जो चीज़ कही, देखें जब ओटोमन एम्पायर टूटा और उसके बाद फिर दूसरा महायुद्ध हुआ हम्म। और उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ। हम्म। तो कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो सोवियत यूनियन भी उस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस खोज रहा था। हम्म। फिर ऑलरेडी रिसोर्सेज़ का हम्म। मामला सामने आ चुका था, बहुत सारे अरब देशों में जो है तेल निकल रहा था। तो अमेरिकन्स इंटरेस्ट भी थे, यूरोपियन इंटरेस्ट भी थे। तो उस प्रोसेस में अरब नेशनलिज्म, बाथ पार्टी के नाम से जिसको हम जानते हैं, बाथ मूवमेंट के नाम से, वो कई सारे देशों में जो है बढ़ता है। लेकिन सीरिया में 1946 से जब से वो 43-46 के बीच में उनको आज़ादी मिलती है, तब से लेके 1970 तक मतलब बाथ पार्टी के भीतर भी खेल होता था। हम्म। हम्म। और इसी बीच में 60s में लेट लेट 50s में मिस्र और सीरिया एक हो गए थे। उन्होंने एक अपना देश बना लिया था। सीरियन और इजिप्शियन लीडरशिप उस समय नासिर थे, इजिप्ट के राष्ट्रपति। बशर अल असद के पिता ने जब अर्ली 70s में सत्ता संभाली, हम्म। और कुछ ही समय में उन्होंने, जिसको कि अमेरिकन हिस्टोरियंस, यूरोपियन हिस्टोरियन और असद फैमिली के आलोचक भी जिस बात को स्वीकार करते हैं और प्रशंसा करते हैं, कि 70s में एक तो उन्होंने सीरिया को ये सब चीज़ों से उबार लिया। ये जो तख्तापलट, झगड़ा, लड़ाई, सेक्टरिज्म, ये सब चीज़ें चल रही थी। इनफैक्ट अगर आप 70 के दशक को आप देखेंगे, सीरिया मिडिल ईस्ट का सबसे शांत और सुलझा हुआ देश आपको दिखेगा, आप गल्फ को छोड़ दें तो। हम्म। और उन्होंने क्या व्यवस्था की कि जो अल्वाइट कम्युनिटी है, जिससे वो खुद आते थे। जिससे आते थे, उन लोगों ने मिलिट्री और इंटेलिजेंस, इसको उन्होंने कंट्रोल दिया। बिजनेस को उन्होंने सुन्नियों और क्रिश्चियंस को दिया, और बाकी जो भी थोड़े मोड़े ड्रूज, थोड़े सिया, और जो सिया ग्रुप्स हैं वो काम कर रहे थे। और ये इनफैक्ट लगभग 10 साल तक ये सिस्टम काम करता है। अर्ली 80s में हमा में और होम्स में जो है उनके खिलाफ आंदोलन होता है। उस आंदोलन को बहुत बेरहमी से कुचला जाता है। और इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊं, कि सीरियन एयरफोर्स के एक पायलट ने, जो उसकी, जब उस समय उसकी उम्र महज 27 साल थी, उसने कहा कि मैं अपने लोगों पर बम नहीं गिराऊं। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो अभी जब ये रेबल्स जो है दमिश्क पहुंचे हैं, तब उस व्यक्ति को रिहा कराया गया है। जो आदमी अर्ली 80s में गिरफ्तार हुआ, तब से वो जेल में था। वहां से असद फैमिली की क्रूरता कह लें, उनका किसी भी कीमत पे सत्ता में बने रहने की जिद कह लें, वो दौर शुरू होता है। फिर भी चलता रहा। अर्ली 90s और फिर ये 80 से लेके 88 तक ईरान इराक वार से डिस्टर्ब रहा कुछ मसला। और सोवियत संघ के ज़माने से ही, जो कि आपने भी इशारा किया कि इनका चूँकि थोड़ा-सा सोशलिस्ट रुझान था, हम्म। तो सोवियत संघ से करीबी भी थी, और बेसिकली जियोपॉलिटिकल एंगल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये सारे मिलिट्री हम्म। ऑफिसर्स होते थे। हम्म।
तो कई बार होता है ना कि अगर आपके पास एक ही हथियार हथौड़ा है तो आपको हर समस्या कील ही नजर आएगी। तो मिलिट्री के हैं तो बस एक ही आ रही है, कभी टैंक चढ़ा दो, कभी बम बरसा दो, कभी तोप चला दो। हाफिज मतलब खुद भी मिलिट्री में रहे, हाँ, फिर विदेश मंत्री रक्षा मंत्री हो गए, उसके बाद फिर जाके उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष का पद संभाला। और एक ग्रुप था उन लोगों का जो कि बेसिकली कंट्रोल कर रहा था वो। और ये ठीक यही टेम्पलेट इराक में है, सद्दाम हुसैन वाला। बिल्कुल वही। तो वहां से ये चीजें शुरू हुई। और देखिए, कोई भी सत्ता थोड़े लंबे समय तक रह जाती है और वो व्यवस्था तो वो करप्ट हो जाएगी। वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी हथकंडा अपनाने के लिए वो करेगी, अपनाएगी। और वो अपने सपोर्ट बेस की कमजोरियों को अनदेखा करने लगेगी। नहीं नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक पिक्चर वो होती थी जो बचपन में देखते थे दोस्तों के साथ, बचपन में थोड़े जवान थे, जिसको बता ही नहीं सकते यहाँ पे, तुम भी देखे रहोगे, कौन सी? वो वाली फिल्म। दोस्तों के साथ। यार ये नेंगटे से याद आया कि ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। वो उनको ना राजनीति आई हुई थी बहुत जोर से, ठीक है, वो इलाहाबाद से ही ट्राई कर रहे थे। प्रेशर उनका बना हुआ था पूरा, और वो चाहते थे एक दीवार की आग।